हाय। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और अपने कुछ व्यूज़ रखूं। सो हैज़ द वीडियो फॉर द टॉपिक जो अभी लोन इंडस्ट्री है, फाइनेंस इंडस्ट्री है, जो डेब्ट मार्केट है, जो बाय नाउ पे लेटर का जो लाइफ स्टाइल है, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो सो सो इट ऑल स्टार्टेड लाइक मैंने मैंने मेरा जो कैरियर जो शुरू किया था, तो एक एनबीएफसी से शुरू किया था। तो वे बैक इन 1996 लोन लेना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी उस समय। एक सोशल स्टिग्मा था अगर आप लोन ले रहे हैं तो, क्योंकि आई रिमेंबर हमको कन्विंस करना पड़ता था लोगों को कि सर 2 साल 3 साल के लिए तो लोन लेना है। और तब भी लोग इतना आसानी से नहीं मानते थे, और उस समय लोन मिलना इजी भी नहीं होता था क्योंकि क्रेडिट नॉर्म्स बहुत टफ होते थे। और जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं को लोन मिलता था, और उनको भी मतलब सभी को नहीं मिलता था। तो टेकिंग अ लोन वाज नॉट दैट इजी एट दैट टाइम। और अभी तो बहुत इजी हो गया है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने नोटिस किया कि हमारा एक सपोर्ट स्टाफ है, एक बड़ा सा स्मार्टफोन लेके ऑफिस में घूम रहा था। तो मैंने पूछा, मैंने कहा नया फ़ोन आया है? बोले हाँ सर, अभी ईएमआई पे लिया है, अब ज़्यादा सिंसियरली काम करेगा क्योंकि अभी से इंस्टॉलमेंट देनी है, किस्तें देनी है। तो ये बिल्कुल एक सच बात है कि जिसे आप क्रिएटिंग एसेट समझते हो, एक्चुअली वो लाइबिलिटी होता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो लोग समझ नहीं पाते एसेट्स और लाइबिलिटी के बीच में। क्योंकि टेंजिबल प्रोडक्ट के का पोजीशन ले चुके होते हैं, यानी आपके कब्जे में होता है, जैसे कि कार है या मकान है या मोबाइल है। तो आपको लग रहा होता है कि अरे मैं तो उसका मालिक हूँ, एक्चुअल में आप मालिक नहीं होते हो। और यही बात उस पर भी लागू होती है जब कई लोग सिर्फ मैं किराएदार ना कहलाऊँ इसलिए होम लोन लेके और ईएमआई पे घर ले लेते हैं। और कई कई साल की, 20 साल 25 साल 30 साल की ईएमआईज होती हैं। एंड उनको लगता है कि मैं तो मकान मालिक बन गया हूँ, पर एक्चुअली में होता नहीं है, वो अभी भी किराएदार होते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप का बोलने का लिहाजा चेंज होता है कि मैं मकान मालिक हूँ, बट होता फैक्ट ये है कि आप एक बैंक के किराएदार होते हो, या एक कॉरपोरेट के, या एक फाइनेंस कंपनी के किराएदार होते हो। और एक इंडिविजुअल को जो आप हर महीने किराया देते थे उसकी उससे ज़्यादा आप जो है अब ईएमआई दे रहे होते हो, और इंडिविजुअल की जगह एक एक कंपनी को दे रहे होते हो। और सिर्फ एक वो होता है कि साहब मैंने मकान मालिक बन गया। और ये सब सिर्फ इसलिए, एक अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, पीयर प्रेशर को के लिए कि सब सब लोग बोलते हैं हम किराएदार के घर में रहते हैं, किराएदार किराएदार किराएदार। तो वो मेरे फॉर मी, आप जब तक आपकी लाइबिलिटी पूरी नहीं हो जाए, लोन रीपे नहीं हो जाए, आप मकान मालिक हो ही नहीं सकते। और अभी तो मैं देख रहा हूँ 90% से ज़्यादा लोग लोन्स लेते हैं फॉर एवरीथिंग दे वांट टू हैव इन देयर लाइफ, बिकॉज रिपेइंग कैपेसिटी जो होती है, पर अभी उनके पास इकट्ठा पैसा नहीं होता। अभी इसमें एक और चीज़ देखनी होगी कि महंगाई भी जो बढ़ी है, तो वो ये इजी लोन्स की वजह से ही महंगाई बढ़ी हुई है। आई रिमेंबर 96-97 तक जो प्रॉपर्टी हाउसिंग बोर्ड की 1500 स्क्वायर फीट में जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये हुआ करती थी, आज वही 55-60 लाख रुपए की हो गई। उस समय जो प्रॉपर्टी 4.5 लाख रुपए की हुआ करती थी, बिल्ट ऑन 2400 स्क्वायर फुट इंडिपेंडेंट हाउस, आज 65-70 लाख रुपए का हो गया है कम से कम। और उस समय वो 4.5 लाख रुपए का हाउसिंग बोर्ड देता था। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पहले मकान जो है लोग बाग रिटायरमेंट के बाद ही बनाते थे इन मोस्ट केसेस, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इकट्ठा पैसा आता था बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, और उनकी जो भी बेनिफिट्स होते हैं सैलरीड क्लास के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के। तो जब उनको इकट्ठा पैसा मिलता था तो वो लोग घर बनाते थे। और अभी तो ये हो गया है कि कुछ समय बाद ही नौकरी के लोग बाग घर लेने लगते हैं होम लोन लेके। और ये बोलें तो ये सब उनके अलग अलग कैलकुलेशन होते हैं कि मेरा एसेट क्रिएट कर लूँगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इनकम टैक्स सेविंग हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। लोगों और एक एक माइंडसेट है कि सब इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और
आने वाले समय में प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होगी तो मैं एप्रिसिएशन ले लूँगा। तो इसमें हर केस में नहीं है, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी जगह आप प्रॉपर्टी लेते हो तो सबसे पहले वहाँ पे इन्वेंट्री देखनी पड़ेगी, वहाँ पे कितनी इन्वेंट्री है मार्केट में, कितनी प्रॉपर्टी रेडी फॉर सेल है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी शहर में जाओ, अभी तो ये हालत हो गई है, रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं कि आप पे करिए और कल से आके रहने लगिए। तो जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल होगी, प्राइस उतने कम होंगे। सिद्धांत बिल्कुल इकोनॉमिक्स का बहुत ही सरल है कि कोई भी चीज़ जब बहुत इजीली अवेलेबल होती है, बहुत याद में अवेलेबल होती है, तो उसकी कीमत कम होती है। जैसे आपने सुना होगा कि साहब किसानों ने टमाटर फेंक दिए, दूध बहा दिया, कुछ सब्जियां फेंक देते हैं सड़कों पे, पशुओं को खिला देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके उसके दाम नहीं मिल रहे होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। प्रॉपर्टी के दाम तभी बढ़ेंगे जब उसकी स्कैर्सिटी होगी या कुछ प्रॉपर्टी इजीली अवेलेबल नहीं होगी। अब तो इजीली अवेलेबल है। दूसरा, आपने ये देखो कि मनी मार्केट में बहुत आराम से अवेलेबल है। जो अब आप बोलोगे साहब अभी तो सब लोग रो रहे हैं कोरोना के बाद से, पर मनी कहाँ से इजीली अवेलेबल है? मनी मार्केट में अवेलेबल है। आप लेने जाइए, कुछ भी चीज़ लेने जाइए, आपको तत्काल मिल जाएगी लोन के ऊपर। आई मीन टू सी कि जो लोन्स के लिए हैं बहुत अवेलेबल हैं। आप को रिलेट करिए, बैंक में एफडीज़ को पहले बहुत इंटरेस्ट मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि बैंक्स वेर इनवाइटिंग एफडीज़। और अभी और उस समय 17% तक, तो मुझे याद है, हो सकता है 18-19% भी इंटरेस्ट मिलता हो है। और अभी हालत ये हो गई है, एफडीज़ को तो बैंक्स डिस्करेज कर रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एफडीज़। 5.5% 6% एनुअल इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव सरप्लस ऑफ फंड्स, दे आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हैविंग एफडीज़। और एक समय था जब वो एफडीज़ में बहुत इंटरेस्टेड होते थे तो खूब ब्याज भी देते थे। अभी उनके पास सरप्लस फंड्स हैं, तो जब सरप्लस फंड्स हैं तो वो क्यों और आपसे पैसे लेंगे एफडी के लिए? तो दिस इज़ अनदर रीज़न कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हुए हैं ओवरऑल। एंड दूसरी चीज़, महंगाई भी बढ़ी हुई है। महंगाई भी इसलिए बढ़ी है क्योंकि अब पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसे की कीमत तब होती थी जब पैसा होता ही नहीं था बाज़ार में। लोगों की तनख्वाही 2000-3000 होती थी तो हर चीज़ सस्ती भी होती थी। अब तो 30-40,000 40K 50K सैलरीज होती हैं, तो पैसा भी बहुत है, महंगाई भी बहुत है। जो सब्जी 1 रुपये 2 रुपये में लेने जाते थे, आज वही पाँव में बताते हैं सब्जी वाले। पहले किलो बताते थे कि 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो, आजकल पाँव बताते हैं, 15 रुपये पाँव। तो वो क्यों? क्योंकि साहब पैसा है, तो पैसे की कीमत भी कम हो गई। तो पैसा कहाँ इतना क्यों आया? इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ये पूरा साइकिल है। और प्रॉपर्टी तो जो ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि एप्रिसिएशन होगा तो आई डाउट, क्योंकि आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे जब लोन रिपे करते समय बैठे, उन्होंने पूरा अपना चौकड़ा खाता मिलाया तो इट वाज अ लॉस डील। उनका जितना जो अर्निंग था वो तो इंटरेस्ट में चला गया। इस होम लोन्स में आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो होम लोन्स में जो इंटरेस्ट है वो रिवर्स कैलकुलेट होता है। यानी कि वो शुरू के, अगर आपने 25 साल के लिए लोन लिया है या 20 साल के लिए लोन लिया है, तो 15 साल तो आपका जो पैसा है वो तो इंटरेस्ट में जाने वाला है। लार्ज पार्ट ऑफ योर EMI वुड बी गोइंग इन इंटरेस्ट। तो आप देखो, आइदर यू वेट फॉर 25-30 ईयर्स कि आपका पूरा लोन टाइमली रीपे करो, आप ऑन टाइम, तब आप हो सकता है कि कुछ आपको कुछ मार्जिन्स मिले। अदरवाइज अगर आपने प्री टर्म क्लोजर किया अपने लोन का तो आई डाउट कि आप कुछ उससे अर्न कर पाओ। सारा तो प्रॉफिट जो है, जो आपको लग रहा है, वो पूरा बैंक जिसने आपको लोन दिया वो ले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरी चीज़, बिल्डर्स के साथ में एक और चीज़ है, एक इंसाइट देता हूँ आपको। अभी रिसेंटली एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने एक बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी, इंक्लूडिंग इट वाज अ 3 BHK इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स, और उसका 52 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग रजिस्ट्री उन्होंने परचेज़ किया। तो जब मैं डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था रजिस्ट्री वाले दिन, आई वॉज देयर एज अ विटनेस। तो व्हाट आई फाउंड वाज, इट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग कि जो प्रॉपर्टी का, जिस प्लॉट पे वो प्रॉपर्टी बनी है, वो प्लॉट का एक्चुअल गवर्नमेंट
कलेक्टर गाइडलाइन जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट प्राइस थी 7.5 लाख रुपए, और उस बिल्डर ने बहुत ही स्मार्ट काम किया था। उसने क्या किया था, नॉट ओनली फॉर दिस केस, वो सभी के साथ ऐसे करते हैं बिल्डर्स, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, कि उसने उस प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ा के 24 लाख रुपीज़ की रजिस्ट्री कराई थी। मतलब कहाँ वो 7.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की प्राइस थी उस ज़मीन की, उसको उन्होंने 24 लाख रुपए, 23-24 लाख रुपए प्रॉपर्टी प्राइस करके रजिस्ट्री कर दी, और उस के ऊपर उन्होंने दिखाया कि हम घर बना के देंगे, एंड दैट इज़ हाउ दे गॉट द डील इन 52 लाख रुपीज़। तो आप समझो यहाँ पे जो बिल्डर है वो आपसे पहले ही बढ़ा के प्राइस ले रहा है, यानी ज़मीन ही 7.5 लाख की थी, उसके 24 लाख उसने आपसे ले लिए, तो डे वन ही आपसे उसने कितना अप्रिसिएशन ले लिया, 24 - 7 करो आप, सीधा सीधा कितने बचे, 17 लाख रुपए का उसने अप्रिसिएशन आपसे डे वन ले लिया। अब ये 17 लाख रुपए का अप्रिसिएशन आप कितने साल में मिलने वाला है आपको, वो कैलकुलेट करो। दूसरा जो इंटरेस्ट है जो आप बैंक को देने वाले हो, वो कैलकुलेट आप कैसे भी लगा लो कि साहब 6% चल रहा है, 7% चल रहा है, इतने परसेंट उतने परसेंट, आप मार्केट भी देखो। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि प्राइस प्रॉपर्टी की बढ़ने की जगह घट जाती है। अब आप बोलोगे घट कैसे गई, वो घट ऐसे जाती है कि पता लगा उस एरिया का कुछ आसपास जो एडजॉइनिंग सराउंडिंग एरियाज थे वो डेवलप ही नहीं हुए, या डेवलप हुए तो वो नेगेटिवली डेवलप हो गए, इन द सेंस कि वहाँ आसपास पता लगा कि स्लम एरिया आ गया है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक बहुत ही पॉश एरिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो ये फ्लैट्स बना के स्लम के जो लोग होते हैं वो फ्लैट्स बनाए उन्होंने, गरीबी रेखा वाले, वहाँ उनको रिहेबिलिटेट कर दिया। उस पॉश एरिया की पूरी तो डिवैल्यूट हो गया, वहाँ के लोगों का रहना जीव दूभर हो गया। जहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो अब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, या कैसे भी वहाँ बेच बाच के निकल रहे हैं कि भैया काटो, दे कैन नॉट लिव इन द स्लम एरिया, मतलब उनका बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया स्लम हो गया है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये मार्केट फोर्सेस होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी कि नहीं होगी, डेप्रिशिएट भी हो सकता, डिवेल्यूट भी हो सकती है, जो देखने में आया कि इट्स नॉट ऑलवेज अप्रिसिएशन। तो फॉर मी, अगर आप अनटिल अनलेस आप 70-80% डाउन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ नो नीड टू हैव अ बिग अमाउंट ऑफ लोन, क्योंकि फिर बाकी की ज़िंदगी जो है आपकी वो लोन में कटने वाली है उसको। और ख़ासतौर में तो अभी ये देखा है कि जो करोना टाइम चला था, करोना में तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, है ना, जो अलग अलग कंपनीज में नौकरी करते थे, दे वर आस्क्ड टू सिट बैक एट होम, और तो उनको उनकी तो हालत ख़राब हो गई, लोन कैसे रीपे करेंगे। और जो बचे थे तो वो तो प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो आई नो लॉट ऑफ पीपल जो अभी जो बाकी की ज़िंदगी जो कट रही है उनकी, वो सिर्फ होम लोन के लिए जो कर रहे हैं वो होम लोन के लिए कर रहे हैं, उनकी लाइबिलिटी है कि साहब ये कैसे भी मैं ज़िंदगी में एक मकान बन जाए, और वो ऐसे मतलब प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ ऑफेंस, बट ऐसे जीने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जब रोज़ रो रो के मर मर के काम करो, और सिर्फ क्यों, क्योंकि मुझे महीने की अगले महीने EMI देनी है। आई में यू आपको लगेगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट यस द वर्ल्ड इज़ लाइक दिस। और तो मतलब इन माई ओपिनियन टेकिंग अ लोन इज़ वेरी इजी, एंड लेकिन रिपेमेंट के टाइम में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि बैंक्स और कंपनी बड़ी श्रूड होती हैं, बहुत पेनलाइज भी करती हैं, इंटरेस्ट लगा रही होती हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू कर देते हैं, सिबिल ख़राब कर देते हैं, और सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है, ताकि आप कहीं और लोन लेने जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इट्स नॉट दैट। और पर्टिकुलरली जो लार्जर अमाउंट के जो लोन्स होते हैं, जैसे कि होम लोन्स हुआ, और जो कई सालों के लॉन्ग टर्म होते हैं, किसी ने कल देखा नहीं है, स्पेशली फॉर दोज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। आज आपको बहुत ग्लैमराइज दिख रहा होगा, कि साहब बड़ी अच्छी सैलरी हाइक्स मिल रही हैं मेरे को, और मैं बड़ा प्रमोशन ले रहा हूँ। यू नेवर नो, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हो जाए तो पता लगा इंडस्ट्री बंद हो गई, सर्वाइव ही नहीं कर पाए, आपको ले ऑफ कर दिया, कहाँ से EMI दोगे। देन यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दोज थिंग्स। मतलब पॉजिटिव बातें तो सब लोग करते हैं,
This is the probably, one first video I'm talking negative, but the fact remains the fact कि मेरे अच्छे बोलने या बुरा बोलने से कुछ नहीं होगा. So be wise when you go for bigger loans particularly, and have a discussion openly with your family members, और pros and cons. सिर्फ मकान मालिक बन के एक टैग लगा के घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है. आप अनटिल अनलेस यू एन्जॉय योर लाइफ, और आप अपनी सारी हैप्पीनेस, सारी खुशियाँ खो दो सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से. तो हैव अ डिस्कशन विथ योर फैमिली, एंड ओपन डिस्कशन, सारे उसमें प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके, और फिर डिसीजन लीजिए. क्या बुराई है कि आप एक छोटी कार ले रहे हो, बड़ी कार मत लो, छोटी कार ले लो. क्या बुराई है आप एक बड़ा मकान की जगह छोटा मकान लो. तो क्या बुराई है कि अभी नहीं, आप 5 साल बाद ले लो, 10 साल बाद ले लो. व्हेन यू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट, एटलीस्ट आपकी लाइबिलिटी तो नहीं होगी. तो यहाँ समझना होगा, लाइबिलिटी नहीं लेना है, असेट्स बनाना है. और असेट तभी, असेट का मतलब ये होता है कि आप फ्री, आप खुश रह सकें, यू आर फ्री फ्रॉम योर लाइबिलिटीज़, आपको स्ट्रेस्ड ना हो. ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने लोन्स में को कंट्रोल में रखें, या फिर आप लेते समय सोचें सिर्फ कूदना नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए कूदना नहीं है. सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द डे. एंड बाकी आप लोग समझदार हैं. Everyone has his own experience, but still you need to be wise. Have a great time. Bye.